और अब 24 के चौसर में उस कसौटी पर हम सियासी पार्टियों को आज परखेंगे जिसमें बीजेपी का नारी बंधन है तो कांग्रेस का न्याय, जिसमें देश की नारी यानी आधी आबादी ही सबसे पहले पायदान पर खड़ी है। इसके साथ है राजद का माई बाप समीकरण, जिसमें सबसे पहले तेजस्वी यादव ने महिलाओं को ही नमन किया। आखिर इस बड़े वोट बैंक पर किसका हक ज्यादा है? आधी आबादी खुद किसके भरोसे ज्यादा है? आज लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण से अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन ये सिर्फ बिहार की एक बेटी का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार के सियासी समर में कूदी उन तमाम महिलाओं की हम बात करेंगे जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं और अपनी पार्टी को इसका सबसे बड़ा झंडा बरदार बताती हैं। और उस आधी आबादी की बात जो 24 के चुनावी समर में भी सबसे बड़ा वोट बैंक है। आज देखिए 24 की टफ फाइट, बेटी या बीवी राइट। बेवकूफ़ी आदमी है जो बार बार भाग जाता है, बस खाली 5 साल में एक बार आता चेहरा चमकाने के लिए। हाँ, कोई चुनौती नहीं है, यहाँ जनता ने मन बना चुका है। मोदी जी को बनाना है प्रधानमंत्री। जनता के बल के आगे कोई बाहुबल काम नहीं करता है। वो जमाना चला गया जब बाहुबल दिखा करके बूथ लूट लिया जाता था और उन्हें बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। मोदी जी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। मोदी जी देश के नेता हैं। महागठबंधन को जो है कि हमारे सभी जनता ने समर्थन करेंगे। निर्दलीय में तो बहुत उम्मीदवार है, बहुत लोग नामांकन किए हैं। 24 का चुनाव सत्ता वाला दांव। देश में चुनावी महासमर है और इस समर में चुनावी कदर। रैलियों का जोर है, भाषणों का शोर है। लोकतंत्र का महापर्व हर ओर है और इस महापर्व में आधी आबादी के हाथ में सत्ता की चाबी। ऐसे में महिलाओं की आबादी और भागीदारी पर सभी पार्टियां दांव लगा रही हैं, दिखा और बता रही हैं कि इस आधी आबादी के वोट को पाने के लिए वो किस तरह की तैयारी के साथ चुनावी मैदान में। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात होगी बिहार की। सारण, रोहिणी आचार्य। 2024 का चुनाव बिहार के कई दिग्गज नेताओं के लिए सियासी लॉन्चिंग पैड बन गया, क्योंकि बिहार के राजनीतिक दलों ने अपने न सिर्फ बेटों को बल्कि बेटियों को, बहुओं को और बीवियों तक को चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा लालू परिवार की है, क्योंकि अपने बेटों के साथ साथ अपनी दोनों बेटियों के भी चुनावी दंगल के दांव पेच सिखाकर सियासत के अखाड़े में उतार दिया है। मीसा भारती जहां पहले की तरह पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं हाल ही में सुर्खियों में आई रोहिणी आचार्य को इस बार पारंपरिक सीट सारण से न सिर्फ उम्मीदवार बनाया, बल्कि अब उनका पर्चा भी दाखिल कर दिया गया। सारण लोकसभा सीट से आज आरजेडी की तरफ से डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद इस राजेंद्र स्टेडियम में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अलावा तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और मुकेश सहनी के साथ साथ महागठबंधन में शामिल बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर अजीत शर्मा सहित तमाम नेता यहां उपस्थित थे। इस दौरान एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी सरकार पर हमला बोला और यह बताया कि यह लड़ाई किस तरीके से संविधान बचाने की लड़ाई है। इस अवसर पर तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव ने भी अपने पुराने अंदाज में छपरा के लोगों को संबोधित किया और अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को जिताने की अपील की। इस दौरान काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे और आपको बता दें कि छपरा संसदीय क्षेत्र से ही, छपरा लोकसभा सीट से ही लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी और एक बार फिर उन्होंने छपरा के लोगों से अपील की है कि उनकी बेटी, जिन्होंने उन्हें किडनी देकर उनकी जान बचाई है, उसे किडनी का अर्थ, उसकी जो कीमत, फर्ज जो है, फर्ज का अदा करें और इस बार उनको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, छपरा न्यूज़ 24। सारण में रोहिणी आचार्य की टक्कर बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी से है। रोहिणी अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने पिता लालू प्रसाद और भाई तेजस्वी यादव के बचाव में आती रही, लेकिन पहली बार वो आमने सामने की फाइट में शामिल हो चुकी। 5 साल के बाद लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लोग वोट मांग रहा है। बताइए, मतलब जब कुछ तकलीफ होगा, कोई तकलीफ होगा तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे आप लोग का दुख हटने के लिए। हाँ? जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहेगा, जब सुख दुख में आपके काम नहीं आया तो क्या चीज का जनप्रतिनिधि होगा?
सारण लालू प्रसाद यादव के लिए उनकी वो कर्म भूमि है जहां से जब जब वो चुनाव लड़े, जीत ने उनका राज तिलक किया। लेकिन ऐसे में एक सच ये भी है कि जब भी इस सीट से लालू के अलावा कोई और उनके परिवार का सदस्य इस सीट से चुनाव लड़ा तो उसके हिस्से हार ही आई। चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद से जनता भी बेचारा लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट चेहरा पे दे रहा है, और जनता भी कंप्लेन कर रहा है कि आदमी मतलब कि कहीं मिलता नहीं है लोग। उनकी कोई गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी पर वोट मांग रहे हैं। तो जनता की गारंटी चाहिए ना भाई, हमको तो जनता के साथ सुख दुख में खड़ा होना है, ना कि हम चेहरा लेके किसी और का मुखौटा लेके घूमे। बहुत ही बढ़िया माहौल है और अभी नामांकन की प्रक्रिया जो है कई जगह अब शुरुआत हो रही है, तो हर जगह हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव में पूरी बिहार की जनता जो है इस बार महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है, और हमने कई बार कहा है कि चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देने का काम करेंगे। इस चुनावी संग्राम में लालू की बेटी मीसा भारती भी चुनावी मैदान में, जो पाटलिपुत्र सीट से फिर एक बार चुनावी ताल ठोक रही। हालांकि पिछली बार मीसा अपने चाचा रामकृपाल से चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार मीसा के साथ साथ पूरा लालू परिवार अटैकिंग मोड में बैटिंग कर रहा है। लालू यादव की पार्टी इस बार बिहार में अपनी सभी 22 की 22 सीटों पर लालटेन जलाने का दावा कर रही, लेकिन उनकी राह आसान नहीं होने वाली। इसी कड़ी में बिहार की एक सीट शिवहर भी है, जहां से एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद अपने काफिले के साथ शिवहर से निकली और शक्ति प्रदर्शन करते हुए जीत का दम भर दिया। हमें भरोसा विश्वास है कि इस बार 40 का 40 सीट आएगा, जिसमें शिवहर भी रहेगा, मोतिहारी है, शिवहर सबका सब सीट आएगा। तो ये निश्चित रूप से लोगों ने मन बना चुका है, कोई चुनौती नहीं है। यहाँ जनता ने मन बना चुका है। मोदी जी को बनाना है प्रधानमंत्री तीसरे बार, और उनके नेतृत्व में देश काफी आगे बढ़ रहा है। तो जनता ने मन बना लिया, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के लोग साथ दे रहे हैं हमें। ये वो सीट है जो इस वक्त बिहार की राजनीति में सबसे हॉट सीट बनी हुई। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पहली बार दो महिलाओं के बीच आमने सामने की टक्कर। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए की तरफ से जदयू की लवली आनंद का सीधा मुकाबला महागठबंधन से राजद की उम्मीदवार ऋतु जायसवाल से है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर हर उम्मीदवार अपना ताल ठोक रहा है। पहले चरण का चुनाव बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद बिहार के लगभग 10 ऐसे सीट हैं जहां पर महिला उम्मीदवार अपने ताल ठोक रही हैं। इन 10 सीटों पर 11 महिला उम्मीदवार हैं, जिनमें कि 10 को अलग अलग पार्टियों ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि एक सीट पे महिला निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। आपको बता दें कि बिहार में इस बार सबसे ज्यादा 6 महिलाओं को आरजेडी ने टिकट दिया है, जबकि जेडीयू ने 2 और लोजपा रामविलास ने 2 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जबकि सिवान सीट से इस बार मोहम्मद साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़ी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में हर पार्टी अपने अपने सियासी दाव आजमा रही। हर दल की यही कोशिश है कि वो चुनाव में ऐसा सियासी समीकरण बिठाए कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उसकी जीत हो। यही वजह है कि SC ST समेत महिला प्रत्याशियों का चुनाव भी काफी सोच समझ कर किया जा रहा है। जनता के बल के आगे कोई बाहुबल काम नहीं करता है। वो जमाना चला गया जब बाहुबल दिखा करके बूथ लूट लिया जाता था और उन्हें बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। वो वक्त अब चला गया है। ऐसा अभी बाहुबली का कुछ भी वो काम करेगा नहीं। जनता ही सर्वश्रेष्ठ, जनता ही सर्वोपरि है। जनता अपना बल दिखा करके बाहुबल को परास्त करेगी। किसी से चुनाव जो है कोई भी लड़ सकता है, उसके लिए मना नहीं है। और जिस तरह से हमने सभी जगह जाने का काम कर रहे हैं जनता के बीच, और हर गांव, हर मोहल्ला, हर जनता से मिलने का काम कर रहे हैं, तो जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है और बहुत समर्थन मिल रहा है। जहां हर क्षेत्र में आज महिलाएं पुरुषों से कदम ताल कर रही हैं, तो वहीं राजनीति में अभी भी इस दिशा में लंबा सफर तय किया जाना है। हालांकि पहले हुए चुनाव के मुकाबले तस्वीर काफी बदली। महिलाएं हर पार्टी के लिए एक बड़ा वोट बैंक है और सभी पार्टियां उन्हें लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे प्रचार करती। इसलिए इस बार सभी पार्टियों ने आधी आबादी को साधने के लिए चुनाव में महिला उम्मीदवार वाला वो दांव चला है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चुनाव में बढ़ती महिला वोटर्स की भागीदारी।
2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता 49.7 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 47.1 करोड़ है, यानी 48.66% महिला मतदाताओं की भागीदारी है। ये सभी वैसी महिलाएं हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखती हैं और अपने पति और अपने पिता के दम पर ये अब संसद में आवाज़ उठाना चाहती हैं, और इनके लिए चुनाव प्रचार की कमान भी कहीं पे इनके पति तो कहीं पे इनके पिता ने उठा रखी है। सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार उतारे हैं आरजेडी की अगर हम बात करें तो एक सीट जमुई पर जहाँ पे चुनाव हो चुका है, अर्चना रविदास वहाँ से उम्मीदवार थी। वहीं दूसरी तरफ अभी भी रितु जायसवाल, बीमा भारती, ये तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं, अनीता देवी, जिन्हें आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और ये मैदान में ताल ठोक रही हैं। इसलिए बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और उम्मीदवार बनाने की कहानी बहुत हद तक साफ हो जाती है। जहां से जीत की चाबी अगर किसी के पास है तो वो है आधी आबादी। ऐसे में ये भी समझिए कि बिहार में किस पार्टी की कितनी महिला उम्मीदवार हैं और बिहार में महिला वोटर्स का गणित क्या कहता है। तो दरअसल महिलाओं का वोट हर कोई चाहता है, लेकिन महिला प्रत्याशी मैदान में उतारना बहुत कम चाहते हैं, न के बराबर। 2024 आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टियां, यानी कि अपने कोटे की एक भी सीट से महिला प्रत्याशियों को इन्होंने बिहार में नहीं उतारा, और इस मायने में क्षेत्रीय दलों का ट्रैक रिकॉर्ड यहां ज्यादा बेहतर दिखता है। आपको दिखाते हैं कैसे, देखिए कुल मिलाकर के समझिए, ये दोनों आंकड़े एनडीए और इंडिया गठबंधन के आपके सामने है। पहले तो इंडिया गठबंधन को समझिए, कांग्रेस ने एक भी महिला कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा। आरजेडी ने मात्र 6 महिलाएं यहां से चुनाव मैदान में उतारी हैं, और यहां लेफ्ट आपको नजर आता है, इनकी तरफ से भी एक भी महिला कैंडिडेट नहीं उतारी गई है। लेकिन यह भी जान लीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ 3 है इंडिया गठबंधन के हम आपको दिखा रहे, बल्कि इसमें तमाम अलग अलग पार्टियां भी है, सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है, ये तमाम पार्टियां साथ में है, लेकिन इन्होंने, और साथ ही वीआईपी भी है इंडिया गठबंधन में, लेकिन महिला प्रत्याशी नहीं। अब एनडीए को समझिए, जेडीयू ने 2 प्रत्याशी उतारी है महिलाओं की, एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान ने 2 महिलाओं को मौका दिया है, 5 सीटें ही उनके पास, हालांकि उसमें से 2 महिलाएं हैं। आरएलएम की बात की जाए, हम की बात की जाए, हालांकि एक सीट ही इनको मिली थी, और इसलिए इनसे अपेक्षा करना कि एक सीट पर महिलाओं को उतारते, ये गलत होता है। ऐसे में क्योंकि वहां जीतन राम मांझी खुद खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा यहां पर खुद हैं, तो ऐसे में कुल मिलाकर के यहां पर आपको जेडीयू से 2 और एलजेपी से 2 ही महिला कैंडिडेट 4 नजर आती हैं। अब आपको हम आगे दिखाते हैं आंकड़े और क्या कहते हैं, ये समझिए। देखिए बिहार में महिला वोटर और पुरुष वोटर से कैसे ज्यादा है। लोकसभा चुनाव 2014 पहले देखिए, 14 सीटें पुरुष वोटर्स जिस पर ज्यादा थे वो 14 सीटें थी, लेकिन महिला वोटर्स कितनी सीटों पर ज्यादा थी? 26 सीटों पर। आप समझ सकते हैं महिला वोट बैंक कितना मजबूत है। 2019 को देखिए, 8 सीटों पर पुरुष वोटर्स ज्यादा, जबकि 32 सीटों पर महिला वोट बैंक ज्यादा नजर आता है। यानी महिलाओं की ये जो आधी आबादी है, ये बहुत बड़ा असर कर सकती थी वोट के लिहाज से, और ये पार्टियां बखूबी समझती हैं। अब 2019 के चुनाव में वोट प्रतिशत हम आपको दिखाते हैं, महिला वोटर्स का भी और पुरुष वोटर्स का भी अंतर देखिए किस प्रकार का रहा है। महिला वोटर 59.92%, ये 2019 की कहानी हम आपको बता रहे हैं, जबकि पुरुष वोटर्स की बात करें तो 55.26%। अंतर कितना होता है? 4.66, यानी महिला वोटर जो है 4.66% ज्यादा है। अब अगर बिहार में महिला सांसदों की हम बात करें तो उनकी बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि महिला वोटर्स की आबादी ज्यादा, फिर भी प्रतिनिधित्व कम है। ये देखिए 2014 के 3 आंकड़े, 2019 के 3 आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं। मुंगेर से वीणा देवी एलजेपी के लिए जीती थी, रमा देवी शिवहर से बीजेपी की, रंजिता रंजन सुपौल से कांग्रेस की। 2014 का आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, जबकि प्रतिनिधित्व 3 ही महिलाओं का देखने को मिला। बिहार में वोट प्रतिशत महिलाओं का भले ज्यादा था। 2019 में भी वही कहानी दोहराई गई। वीणा देवी वैशाली से एलजेपी के लिए जीती, रमा देवी बीजेपी से जीती शिवहर से, कविता सिंह ये जेडीयू से जीती सिवान से। लेकिन देखने को क्या मिला? वोट प्रतिशत ज्यादा होने के बावजूद प्रतिनिधित्व उस तादाद में महिलाओं को नहीं मिल पाया। अब इस बार की बात कर लें, 2024 के चुनावी चौसर की 3,64,01,903 कुल मिलाकर के महिला मतदाताएं हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए, ये तो कुल की संख्या हुई। मतदाता सूची जब पुनर्निरीक्षण किया गया पिछले साल, 6,30,000 के लगभग बढ़ोतरी इसमें हुई, और 2019 में अगर हम बात करें 3,35,00,000 के पार यह आंकड़ा था। यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी काफी बड़ी हुई नजर आती है, और ये एक बड़ा असर करता है। वैसे तो लोकतंत्र के इस पर्व में सैकड़ों नारी शक्ति चुनावी रण में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में खास से आम तक फिल्म स्टार से लेकर मंत्री तक कई महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो लंबे समय से गरीबों पर हो रहे शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में जन कल्याण सहित अन्य परोपकार के कार्यों में अपने योगदान देकर राजनीति का मंच हासिल किया है, और इस बार के चुनाव में वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पहला और सबसे बड़ा नाम है
माधी लता का, जो हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सशक्त चेहरा बनकर उभरी, जिनको गरीबों का मसीहा के तौर पर पहचान मिली, जिन्होंने 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाओं का सहयोग किया था। आपने कहा हैदराबाद में खेल होगा, आप ये भी कहती हैं कि 1.5 लाख के वोटों से असदुद्दीन ओवैसी इस बार आपसे हारेंगे। ये बहुत बड़ा दावा है, 40 सालों का किला ढहाना है, ये कैसे संभव है? किस आधार पर यह दावा आप करती हैं? मेरा दावा सच्चाई के ऊपर आधार है। मेरा दावा 40 सालों से जो बढ़ोतरी नहीं हुई है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस पे आधार है। मेरा दावा उस पे आधार है जहाँ पे पसमंदा ही रह गए और बदतर हो गए। मेरा दावा इसलिए है जो असदुद्दीन जी एक किराए के घर से निकलकर मुसलमानों के अंबानी तो बन गए, आबाद हो गए, लेकिन गरीब तो बर्बाद हो गए। वो है मेरा दावा। मेरा दावा ये है कि वो स्त्री को कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और मेरा दावा ये है कि जहर फैलने के अलावा और मजहब के ऊपर बात करने के अलावा आज तक उन्होंने कभी तरक्की के बारे में नहीं सोचा। दूसरा नाम है रेखा पात्रा, जिन्हें पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। रेखा पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की महिला उत्पीड़न आंदोलन का चेहरा, जिन्होंने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ सशक्त ढंग से आवाज उठाई। अगला नाम है लता वानखेड़े, जिन्हें मध्य प्रदेश के सागर से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। महिला सम्मान और उत्थान के क्षेत्र में कार्य करती रहीं। मकरोनिया ग्राम पंचायत से 3 बार सरपंच रहीं। कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हैं। चौथा नाम है कांग्रेस के उम्मीदवार संजना जाटव का, जिन्हें कांग्रेस ने भरतपुर राजस्थान से टिकट दिया है। एससी वर्ग से कांग्रेस का युवा चेहरा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान से जुड़ी सामाजिक कार्य में भी सक्रिय भागीदारी रही है। मैं अपना मतदान डाल चुकी हूं और चारों तरफ कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, आदियों को लेकर वोट कर रहे हैं। कांग्रेस ने इनके अलावा बेंगलुरु दक्षिण से सौम्या रेड्डी को, करूर तमिलनाडु से एस ज्योतिमणि को, बनासकाठा गुजरात से गेनीबेन ठाकुरों को चुनावी मैदान में उतारा। महिला उम्मीदवारों में एक ताकतवर नाम स्मृति ईरानी का भी है, जिनकी हिम्मत के आगे कांग्रेस के राहुल गांधी भी मात खा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अमेठी सीट की, जहां स्मृति ईरानी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस यूपी के 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीट पर पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। इन दोनों ही सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई। और अगर राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी से उन्हें कड़ी और मजबूत टक्कर मिलने वाली। लेकिन वो लगाव हमेशा रहता है, वो कभी नहीं कहती मेरा परिवार छूट गया। ससुराल का भी सम्मान रखती है, मायके का भी सम्मान रखती है। और इसी अमेठी में ऐसा एक व्यक्ति 15 साल सतत समर्थन पाया जिसने परिवार बदल दिया। तो परिवार बदलने के बाद कोई नया तमाशा लेकर आएंगे, देखा जाएगा। लेकिन पुनः आग्रह करती हूं, धर्म और वर्ग के आधार पर बांटने आएंगे, हमें एकजुट रहकर अमेठी के सम्मान और संरक्षण की लड़ाई को लड़ना है। पुनः आपका स्वागत है। यही नहीं, केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने की हुंकार भर रही भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे फिल्मी सितारों को मैदान में उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी इस समय जोरों शोरों से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही। 400 सीट का लक्ष्य तय कर मैदान में उतरने जा रही बीजेपी ने इस बार कई सेलिब्रिटीज को टिकट दिया। इनमें अभिनेत्री कंगना रनौत और हेमा मालिनी जैसे सुपरस्टार के नाम शामिल हैं। भाजपा ने कंगना को पहली बार चुनाव में किस्मत आजमाने का मौका दिया और हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया। तो वहीं जीत के हैट्रिक का मौका देते हुए हेमा मालिनी को उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया। हेमा जी, इस बार जब तीसरी बार आपको टिकट मिला मथुरा से, तो आपको टीवी से ही पता चला या आपको फोन करके बताया गया? नहीं, टीवी से पता चला। टीवी से सडनली आई वाज इन अ क्लब विथ माय डॉटर विद द चिल्ड्रन एंड ऑल, वी वर प्लेइंग एंड ऑल। आपके पोते पोतियां? हाँ, उनका प्ले हाउस था, वहाँ पे थे मैं मेरे बेटे के साथ। वहाँ पे फोन आने लगा तो ऐसे व्हाट इज रॉन्ग, क्या हुआ, अरे आप जीत, आपका मिल गया टिकट मिल गया।
So I was very excited, very happy about it. ओके पर आई एम श्योर यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको इस बार उम्मीद तो था कि तीसरी Yeah, बार because I expressed that if ticket is given, then I whatever work I have to complete, I would like to do it. That's all I said. But they considered me, and then I am thankful to Modi ji, Amit Shah ji, and Nadda ji for considering me. Yes. मोदी की गारंटी अभी इस पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में लहर है। दोस्तों, उस लहर से हमें जुड़ जाना है।